चर्चा करेंगे आज बिहार राजनीति। ये काम हम कभी भी 100% तो नहीं कर सकते बिहार को समझने का। ये जो चुनाव है इसमें बहुत सारी थीम्स बताई जाती हैं हमको। 1931 से डेटा भी लेंगे, 2020 का डेटा भी लेंगे। बिहार में 243 सीटें, 38 जिले हैं और ब्रॉडली हम बिहार को 5 इलाकों में डिवाइड करते हैं। देखिए, सब अपने अपने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हमने इन 5 इलाकों में डिवाइड किया है। पिछली बार मिथिलांचल बहुत वीक रहा महागठबंधन का, आरजेडी का। मैं आपको इस पे हेडलाइन दे देता हूँ सौरभ। द रूट टू पावर फॉर द एमजीबी विल गो थ्रू मिथिलांचल। जाति एक बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हर कास्ट ब्लॉक का कोई ना कोई ऐसी पार्टी है जो चैंपियन करती है उसको। यूपी में जाटव दलित माने जाते हैं, वैसे बिहार में पासवान दलित माने जाते हैं, सबसे मतलब टॉप ऑफ द पिरामिड। लेकिन अगर आप वोट शेयर देखेंगे सौरभ तो लगभग टाई था, 37.3 37.2। फर्स्ट वीक में चुनाव अनाउंस हुआ था, उस फर्स्ट वीक में सारी फायर फाइटिंग हो जाती तो आज महागठबंधन मजबूत स्थिति में होता। अवधि और विराम, ये जो आपकी हिंदी की डिक्शनरी में ये शब्द निकल के लफ्ज निकल कर आ रहे हैं, ये वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ। और आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं द रेड माइक पाठशाला। हमारे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा। जरा द रेड माइक पाठशाला का स्टिंग चला दिया जाए जिससे थोड़ा सा फील आ जाए, और फिर हम अब चर्चा करेंगे आज बिहार राजनीति। जो बिहार की जनसंख्या है, महिलाएं किसे वोट देती आई हैं, पुरुष किसको वोट दे सकते हैं, कौन से रीजन में कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, तो इस आधे घंटे के शो में पूरा बिहार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जरा स्टिंग चला दीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। तो द रेड माइक पाठशाला का स्टिंग बज चुका है और आपके सामने एक स्क्रीन पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में डिकोडिंग बिहार पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी जो बिहार का राजनीतिक लैंडस्केप है उसको आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा करना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, अब आपके हाथ में हमारे दर्शकों की डोर। समझाइए, बताइए कि बिहार का पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरीके का है, उसके बाद राजनीतिक चर्चा आज की हम लोग करेंगे। नहीं सौरभ, अभी आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे दी है कि बिहार को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स को समझता होगा या समाज को समझता होगा, वो पहले ये क्लेम कर देगा कि ये काम हम कभी भी 100% तो नहीं कर सकते बिहार को समझने का। अगर कर पाते तो आप पिछले 1 महीने से जमीन पे ना घूम रहे होते, अभी तक हमको समझ में आ गया होता कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो बिहार, कई ऐसे अन्य राज्य हैं भारत में जो बड़े हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड है, बिहार उनमें से एक है। तो आज कोशिश ये होगी मेरी सौरभ और हमारी राजा कि बिहार के सोसाइटी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को ब्रेक डाउन करके समझा जाए, ताकि एक फील आए कि ये जो चुनाव है इसमें बहुत सारी थीम्स बताई जाती हैं हमको कि इस की रीजनल डिवाइड है, जेंडर डिवाइड है, कास्ट डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड है। तो एक्चुअली उसके फंडामेंटल रीजंस क्या है, क्यों है ये डिवीजन, और किन आधारों पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वोटिंग पैटर्न्स होंगे, और कौन सी पार्टी किस इश्यू से ज्यादा जुड़ी हुई है और किस तरह के वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की स्थिति में बेहतर है। इसमें हम 1931 से डेटा भी लेंगे, 2020 का डेटा भी लेंगे। मतलब इतना बड़ा हमने टाइम फ्रेम लिया है अलग अलग डेटा सोर्सेस का, और कोशिश रहेगी कि इस शो के अंत तक आपके व्यूअर्स के लिए इसको हम बिहार के इलेक्शंस की एक हैंडबुक की तरह प्रेजेंट करें, कि अगर आपको कुछ भी चेक करना हो तो आप फटाफट इस वीडियो में जाके देख लें कि इस फला फला डायनामिक को लेकर क्या जानकारी। जी बताइए सर, शुरू किया है, शुरू करें सबसे पहले के। जी शुरुआत करते हैं कि देखिए, बिहार मोटा मोटा समझ लेते हैं। अगर हम अगली स्लाइड पर जाएं तो आप देखेंगे कि बिहार के जो रीजन है या जो बिहार का भूगोल है, उसको अगर हम एक बार पहले समझ लें कि बिहार में 243 सीटें, 38 जिले हैं, और ब्रॉडली हम बिहार को 5 इलाकों में डिवाइड करते हैं। देखिए, सब अपने अपने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हमने इन 5 इलाकों में डिवाइड किया है। इसमें नॉर्थ वेस्टर्न बिहार, जिसमें चंपारण और तिरहुत जैसे इलाके आते हैं, इसमें सारण भी आ जाता है, मुजफ्फरपुर भी आ जाता है। इसमें 73 सीटें हैं।
मगध भोजपुर जो साउथ वेस्ट का इलाका है, जिसमें जिसे पहले शाहबाद कहा जाता था, इसमें आप जहां अभी आप भी जा रहे हैं, गया गया जी हैं इसमें, भोजबाद, इसमें आरा, इसमें बक्सर, इसमें रोहतास, ये सब जिले आ जाते हैं। 69 सीट्स है। मिथिलांचल का एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है सौरभ। आप देखेंगे ये मिथिलांचल जो है, सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल जो गुलाबी रंग का है, ये मिथिलांचल का इलाका है। इसमें दरभंगा और कुछ कोसी वाले इलाके भी आ जाते हैं। ये हमारे क्लासिफिकेशन है, कई लोग इससे अलग करना चाहेंगे तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सीमांचल में 24 सीटें हैं और साउथ बिहार में 27 सीटें। ये मोटा मोटी ले ऑफ द लैंड है बिहार का। और जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे, हर इलाके की अपने जातिगत समीकरण है, अपने अपने इश्यूज हैं, अपने डायनामिक्स। फॉर एग्जांपल, जो ये साउथ वेस्टर्न बिहार है, जिसे मगध भोजपुर कहते हैं, यहाँ लेफ्ट की प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि सोशलिस्ट मूवमेंट स्ट्रांग हुआ करता था। वहीं अगर आप मिथिलांचल की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बाढ़ प्रभावित इलाके बहुत सारे होते हैं, हर साल बाढ़ आती है और कई चीजें तबाह हो जाती हैं। फिर आप अगर आप कूच कर जाएंगे सीमांचल की तरफ, आप पाएंगे वहां मुस्लिम आबादी बहुत संख्या में है, वो बंगाल से बॉर्डर है, तो वहां पे इंटरस्टेट माइग्रेशन काफी होती है। बिल्कुल। अगर आप चले जाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में तो आप पाएंगे कि देखिए, एक तरफ सारण जैसा जिला है जहां पे आरजेडी ठीक ठाक करती है, लेकिन फिर चंपारण जैसे जिले हैं जहां अपर कास्ट डोमिनेशन है, तो वो बीजेपी के पक्के इलाके माने जाते हैं। फिर आप आएंगे जो पीला इलाका है साउथ ईस्ट बिहार का, जिसे आपने साउथ बिहार लिखा है, तो ये झारखंड से टकराता है। तो यहाँ पे आपको 2 ट्राइबल सीटें भी मिल जाएंगी। तो वो इलाका अपना अलग है। तो 5 अलग अलग इलाके हैं और हर इलाके में कहीं ना कहीं कुछ कॉमन फैक्टर्स तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल रीजन स्पेसिफिक फैक्टर्स भी रहते हैं। रीजन स्पेसिफिक फैक्टर्स भी रहते हैं। अगर बात करें बत्रा साहब, तो पिछले चुनाव में जहां तक हमें जानकारी है और हम लोग रिसर्च कर रहे थे अपना, तो पिछली बार मिथिलांचल बहुत वीक रहा महागठबंधन का, आरजेडी का। मिथिलांचल में उनकी सबसे ज्यादा सीटें गंवाई उन्होंने, और बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड रहा मिथिलांचल, जिसमें दरभंगा है या समस्तीपुर, ये सब वो इलाके आ जाते हैं जहां मिथिला भाषा बोली जाती है, जहां मिथिला ब्राह्मण्स अच्छी आबादी में है। और लोगों को बता दें कि मिथिला की ही सीट अलीपुर से जो लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। तो मिथिलांचल बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। ये 50 सीटें जो है बहुत अहम रहने वाली हैं इस चुनाव के लिए। मैं आपको इस पे हेडलाइन दे देता हूं सौरभ जी। द रूट टू पावर फॉर द एमजीपी विल गो थ्रू मिथिलांचल। जी जी, इसीलिए मैंने चर्चा की, इसीलिए हमने बिल्कुल, चर्चा आपने की। बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि हम आगे बात भी करेंगे कि अगर महागठबंधन को अच्छा करना है तो उसको मिथिलांचल में अपनी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड जो है वो बिहार की कास्ट बनावट को लेकर है सौरभ। ये जैसा कि हम हर शो में कहते हैं कि जाति एक सच्चाई है, तो हालांकि हम सिर्फ जाति पे बात नहीं करते, हम कई डेमोग्राफी से बात करते हैं, बट जाति एक बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सब देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सब बिहार में जाति, आप समझिए कि जाति इतनी महत्वपूर्ण है कि अपनी जाति का अपराधी भी सेलिब्रेट किया जाता है कि हमारी जाति का अपराधी है तो वो हीरो माना जाएगा। तो मतलब आप समझ लीजिए जाति जो है इस कदर हावी है। जी बत्रा साहब। देखिए, तकरीबन 7.5 करोड़ वोटर है सौरभ, 7.4 रजिस्टर्ड वोटर हैं। उसमें से अब हम 3 स्प्लिट देख लेते हैं। जेंडर स्प्लिट लगभग 50-50 रहता है, प्लस जो युवा वोटर की बात होती है, 39 से कम लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट में 48% है। मतलब कितना युवा राज्य है, आप इस बात से देख लीजिए कि जो 18 से 39 का वोट है वो 48% है। बाकी सारे ब्रैकेट्स बाकी 52%, मतलब 39 से ऊपर। अब हम कास्ट ब्रेकअप की जब बात करते हैं सौरभ, जिसका भी आपने जिक्र किया, सबसे अच्छी बात बिहार की इस इलेक्शन में ये है मेरे एज एन एनालिस्ट, कि बिहार का हमारे पास कास्ट सर्वे डेटा अवेलेबल है 2022-23 का, और बहुत डिसएग्रीगेटेड है वो पूरे राज्य का। तो उसको जब हमने एनालाइज किया, एक आपको एनालिसिस मिलेगा मीडिया में, मोटा मोटा कि अपर कास्ट इतना है, ओबीसी इतना है, ईबीसी। उसको हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया कि अपर कास्ट में भी सारा 15% अपर कास्ट हिंदू नहीं है, उसमें मुस्लिम अपर कास्ट भी होता है। तो एक्चुअली हिंदू अपर कास्ट 10.5% है, यादव 14% है,
नॉन यादव ओबीसी जिसमें डोमिनेट करते हैं कुर्मी कोयरी, जो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का जो कास्ट कॉम्बिनेशन, जी वो बिल्कुल। तकरीबन 11 से 12%। फिर जी। ईबीसी को जो कहते हैं कि 36% ईबीसी है, लेकिन वो सारा का सारा ईबीसी 36% हिंदू ईबीसी नहीं है, उसमें मुस्लिम हम्म। भी है। तो जो हिंदू हम्म। ईबीसी है वो 29% है रफली, जो हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से। हम्म। एसटी 18 से 20%, एसटी 2.25% और मुसलमान तकरीबन 16-17%। ये हम्म। डेटा है। अब इसमें कुछ एरर रहता है, प्लस माइनस 2-3 परसेंटेज पॉइंट। बट कहने का मतलब है कि अब आप इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे बाय कास्ट, और दो स्लाइड बाद में आपको ये बताऊंगा कि हर कास्ट ब्लॉक का कोई ना कोई ऐसी पार्टी है जो चैंपियन करती है उसको। हम्म। मजे तो की ये बात ये सौरभ की अगली स्लाइड में ये जो एससी का चंक है 18 से 20%, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि ये बहुत अच्छा, ये ग्राफिक सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफिक है और हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम आने वाला है कि जब बिहार की में बात करते हैं कि जातिगत चुनाव होता है तो युवा, जैसे आपने बताया 48%, जनरल कास्ट जिसमें भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण है वो कायस्थ। लगभग 11% यस। है, कायस्थ, यादव लगभग 15%, नॉन यादव ओबीसी 12%, हिंदू ईबीसी 29%, जो जिसमें नीतीश कुमार का दबदबा है, एससी यस 18 एग्जैक्टली। 18 से 20%, फिर एससी एसटीज हैं, मुस्लिम्स हैं। तो बहुत इसमें जो ईबीसी है और एससी, ईबीसी और एससी एक बहुत बड़ी कह लीजिए ड्राइविंग फोर्स है नीतीश कुमार के लिए 20 साल यस। सत्ता में बना रहने के लिए। जी बत्रा और साहब, और अब आधी आबादी, और जो महिलाओं वाली आधी आबादी। महिलाओं की आधी आबादी बस चुनाव में तो बाद में बात करेंगे, मैंने बात हाँ करके करेंगे। अगली हाँ साइड पर आते हैं। इसको अनपैक करते हैं। ये सौरभ जो एसटी है ना, ये मोनोलिथ नहीं है। अगली स्लाइड में हम दिखाएंगे एसटी को भी। आप डिफरेंट सबकास्ट में अगर आप देखें कि सबसे जो डोमिनेंट एससी माने जाते हैं बिहार में वो पासवान, जैसे यूपी में जाटव दलित माने जाते हैं, वैसे बिहार में पासवान दलित माने जाते हैं, सबसे मतलब टॉप ऑफ द पिरामिड। तो तकरीबन 5% हो। फिर जिनको आप जाटव कहते हैं यूपी में, उनको यहाँ रविदास कहते हैं, वो 5%। इसको उसको फुल कर दीजिए, इसको जरा स्लाइड। फिर जिस जाति से मांझी जी आते हैं, मुसहर, वो तकरीबन 3%। जो बाकी बच गया 5 से 7%, उसको महादलित कहते हैं, अदर दलित। और उसमें अगर आप एसटी जोड़ दोगे तो वो तकरीबन 10% का चंक बन जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चंक कि ये वो दलित है जो इतने कंसोलिडेटेड नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कैटेगरी बनाई थी महादलित की, विच वाज ऑल दलित एक्सेप्ट पासवान। लेकिन उसमें भी फर्दर महादलित में भी ये जो असंगठित दलित हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, तकरीबन 22 एसटी जातियां हैं बिहार में सौरभ। लेकिन अगर आप देखो कि हाँ। 18% इनका कुल है, उसमें से 13% जो है, 18% का मतलब 80% विच इज 30%, 13%, हम्म। वो तो ये 3 जातियों में है। तो बाकी जी 19 जातियों में केवल बचा हुआ 5%, देखो कितनी छोटी रिप्रेजेंटेशन होगी उनकी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि एसटी में भी फर्दर कैटेगराइजेशन है बिहार में, जैसे कि यूपी में भी है, जैसे कि मध्य प्रदेश में भी है। कुछ नया नहीं है, बट हर हम जगह। आपको एग्जैक्ट डेटा बता रहे हैं कि इसको हमें कैसे समझना चाहिए। अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगली स्लाइड। अगली स्लाइड सौरभ ये बताती है कि कौन से इलाके में किस समुदाय का ज्यादा आपको दबदबा मिलेगा। तो हम्म। जैसा कि मैंने जिक्र किया, पहले तो ये दो मैप देख लेते हैं, एक ये फुल मुस्लिम्स स्क्रीन और कर एक देते हैं। एससी, क्योंकि हमारे जी। पास जिलेवार डेटा 2011 से एससी और मुस्लिम्स का है। तो अगर आप देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा, देखिए बिहार को ना सौरभ, गंगा नदी दो हिस्सों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण। तो हम्म। उत्तरी बेल्ट में ज्यादा मुसलमान आपको मिलेंगे बिहार में, दक्षिण के कंपैरिजन में। उसमें भी जो सीमांचल का इलाका है, जो नॉर्थ ईस्टर्न, अगर आप देखें तो वो कितना गाढ़ा लाल रंग है, मतलब वहां हम्म। मुस्लिम पॉपुलेशन काफी डोमिनेंट है। ये वही इलाका है सौरभ जहां ओवैसी साहब ने पिछली बार डेंट किया था। आपने मिथिलांचल का जिक्र किया, अगर 5 सीटें पिछली जीती बार, थी उन्होंने। जी करेक्ट, और कई सीटों पे उनका जो डिफरेंस था वो जिता गया एनडीए को। अगर जी पिछली जी। बार मिथिलांचल छोड़ भी दे, अगर ओवैसी साहब को ही ये कंटेन कर लेते महागठबंधन वाले, हम्म। तो वो जो 110 का आंकड़ा था वो पहुंच जाता है 122 123। मुझे 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 हम्म। ऐसी कोई डाउट नहीं है इस बात में। तो ये हो गया हम्म। सीमांचल का। अगर आप एसटी पॉपुलेशन देखें सौरभ, तो ये जो पर्पल बैगनी रंग का मैप है,
एसटी पॉपुलेशन तकरीबन हर जगह है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे उनकी ज्यादा जो कंसंट्रेशन, ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो सदर्न बिहार में है। जहां भी आप जा रहे हैं, गया जी जैसे, गया जी में ठीक ठाक पॉपुलेशन। जी ऐसे बिल्कुल। ही जो सासाराम का इलाका है, जो रिजर्व एसटी रिजर्व सीट है जो कांग्रेस ने जीती पिछले साल, वो भी साउथ वेस्टर्न बिहार में है। तो एसटी का ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको दक्षिण बिहार में मिलेगा, साउथ वेस्ट बिहार में, साउथ और साउथ वेस्ट। अब यादव जो है सौरभ, वो जी मैंने जब 1931 का डेटा अगर आप देखोगे, पूरे जी। बिहार में यादव 10%, 15%, वो हर जगह है, लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा है। जैसे कि आप मधेपुरा जाओगे, आप सहरसा जाओगे, यहाँ यादवों की संख्या बढ़ जाती है और वो बिल्कुल डोमिनेंट भी ज्यादा हो जाते हैं, लैंड लैंड ओनिंग भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा फिर हम समृद्ध भी है यादव, यादव ऐसा नहीं है कि कम, समृद्ध है काफी हर ऐसे। इलाके में इक्वली नहीं है, जो मैंने समझा है वहां पे ज्यादा है, बट हाँ अग्रेसिव कास्ट है जनरली, वो असर्टिव बिल्कुल। कास्ट है, अपना बोलते हैं। जनरल कास्ट जो है सौरभ, वो तकरीबन सारे रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि हर राज्य में होता है, हम्म। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न जो इलाका है, चंपारण वाला, और वेस्टर्न रीजन जो है, सॉरी साउथ वेस्टर्न और वेस्टर्न बिहार में ज्यादा संख्या में पाई जाती है। बिल्कुल। अब ईबीसीज भी स्कैटर्ड है पूरे बिहार में, कई ईबीसीज है, नोनिया, चंद्रवंशी, काफी तत्वा, हजाब, आपको बहुत बहुत से ईबीसीज में। लेकिन एक ईबीसी ग्रुप पे बहुत फोकस है, क्योंकि महागठबंधन ने एक उप मुख्यमंत्री का नाम दिया है मल्लाह कम्युनिटी से, तो जी उसका मैंने एक स्पेशल फोकस रखा है इसमें। ये जी। कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे जो इलाके हैं, चंपारण, ज्यादातर वहां पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग सोशल ज्योग्राफी है, और अलग अलग जो वोटिंग ब्लॉक्स है उस आधार पर तय करते हैं कि भैया ये इलाका इसके खाते में जाएगा, इस ये बार इलाका उसके खाते में जाएगा। इस बार ईबीसीज पे बहुत खास ध्यान है। देखिए, हम लोग बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं, हम लोग अपनी जो एनालिसिस है, पहले अगली स्लाइड पे चल लेते हैं, फिर हम और आप चर्चा करेंगे चुनावी अपने। जी। नहीं सौरभ, आप बोलते रहिए, अगला देखिए, अगला तो पिछला पिछला रिजल्ट ही है एनालाइज जो करने वाले, तो अगला हाँ जो तो मैप मतलब, आएगा। हाँ हाँ वो मैप पे चलते हैं, फिर उसी पे एनालिसिस कर लेंगे हम लोग। जी ठीक है। लगाइए। पिछली बार सौरभ बहुत छोटा सा डिफरेंस रह गया था दोनों फॉर्मेशंस के बीच, 243 सीटों के हाउस में, हालांकि महागठबंधन 120 122 सीटें का आंकड़ा क्रॉस कर गया था, 125 से पहुंच गया था, और सॉरी एनडीए, और महागठबंधन 110 पे रुक गया था। लेकिन अगर आप वोट शेयर देखेंगे सौरभ, तो लगभग टाई था, 37.3, 37.2। हम्म और इसमें एक्स फैक्टर पिछली बार था एलजेपी, जो 6% लेकर, 6.25% लेकर दोनों ही अलायंसेस से, हम्म। और इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा मैं बताऊंगा अभी आपको। और ये जो अन्य है, अन्य 25% में सौरभ आपका एमआईएम भी है, इसमें बीएसपी भी है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है आरएलएसपी वाले, और इसमें इंडिपेंडेंट्स भी है। तो अगर आप, जैसे कि आपने बताया, अगर हम इसको जूम करें सौरभ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। दो चीजों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, आप साउथ वेस्टर्न बिहार देखिए, साउथ वेस्टर्न की जो पट्टी है उसमें सारा आपको हरा, लाल और कांग्रेस का नीला मिलेगा मोस्टली। हम्म हम्म वो जो पहला फेज था पिछली बार, वो कांग्रेस और आरजेडी ने स्वीप किया था, और लेफ्ट ने इस इलाके हम्म स्वीप। लेकिन अगर आप उससे बाहर निकलते हैं तो आप पाएंगे कि कोई और ऐसा इलाका नहीं है जहां महागठबंधन दबदबा बना के रखा हुआ हो। आप देखेंगे हम्म नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में एनडीए का दबदबा है, पावर्ड बाय बीजेपी। आप देखेंगे हम्म मिथिलांचल में एनडीए का दबदबा है, पावर्ड बाय जेडीयू। आप देखेंगे हम्म साउथ बिहार में एनडीए का दबदबा है, पावर्ड बाय जेडीयू। सीमांचल जो इनको अच्छा करना चाहिए था महागठबंधन को, बेसिस द डेमोग्राफिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटी का, वहां पे ओवैसी साहब की हम्म। वजह से ओवैसी साहब ने कुछ सीटें निकाली, और कुछ सीटें बीजेपी को चली गई जी। और जेडीयू को चली गई। तो मोटा मोटी देखिए आप, तो आरजेडी और कांग्रेस ने एक बड़े रीजन को स्वीप किया, लेकिन हम्म बाकी सारे रीजन में वो पीछे रहे, हम्म तकरीबन बाकी सारे रीजन में पीछे थे। ये थी हम्म। बड़ी कहानी। लेकिन इस कहानी में एक एक्सपेक्टर था सौरभ, पिछली बार चिराग पासवान ने बहुत से इलाकों में, और कुशवाहा जी ने बहुत से इलाकों में एनडीए को डेंट किया था, खासकर जेडीयू। बिल्कुल। देखिए, इस बार जो इक्वेशन है, सोचिए कैसे बदल गई कि उस वक्त जो महागठबंधन के साथ थे हमारे, जो जिन मल्ला जाति के आपने बात की, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी आज इस बार एनडीए के साथ नहीं है, वो महागठबंधन के साथ हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है
तो उनको चेहरा बना दिया है कि ऐसे ईबीसी वोट बैंक में महागठबंधन प्लान कर रही है कि हमें यहां से अगर जीतना है तो हमें ईबीसी वोट बैंक लेना होगा। अब आईपी गुप्ता है, ताती तत्वा जो जाति है, उनके नेता को हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, अपने साथ प्रचार में ले जा रहे हैं, पूरा सम्मान दिया हुआ है, वो तेजस्वी के साथ हैं। अच्छा, इस बार जो एलजेपी जेडीयू के खिलाफ लड़ी थी, वो नीतीश जी के साथ है। जो नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानकर चिराग पासवान ने उनका गड्ढा खोदा, आज वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता एनडीए क्या करेगा, पर मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार के बिना वो अपनी सीटें नहीं जीत सकते जिन 26 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो समझिए कि सभी जो जितनी कन्वीनियंस की, सुविधा की राजनीति बिहार में हो रही है, वो समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको सीटें कम मिली, नाराज हो गए, रोए धोए, फिर गए दिल्ली, उनको मनाया गया, उन्होंने लिखा कि नहीं मैं भी नहीं चाहता था, पर अब जो हो गया है वो हो गया है, सभी कार्यकर्ता लड़ाई करें, जुटे, फलाना ढिमकाना, रो धो के भी लड़ रहे हैं, पर वो अपनी सीटों पे केंद्रित हो गए हैं। तो मतलब इक्वेशन कितनी बदल गई कि जो चिराग खिलाफ थे आज चिराग साथ हैं, जो मुकेश सहनी एनडीए में थे आज वो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार महागठबंधन में है। तो इतना ज्यादा दोनों पार्टियों ने 5 साल में सबक सीख करके कोशिश की है। दूसरी बात, अभी हम ओवैसी जी को सुन रहे थे, ओवैसी जी बोल रहे थे कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कौरवों से, तो वो नहीं दी। हमने वैसे ही महागठबंधन से, तेजस्वी से 6 सीटें मांगी थी, उन्होंने नहीं दी, तो देखा आपने कौरव समाप्त हो गए। तो ओवैसी जी यहाँ 25 सीटों पर लड़ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर सीटें सीमांचल की हैं, वहां पर वो मेहनत कर रहे हैं। बहुत शानदार ओरेटर हैं, बहुत ही शानदार ओरेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए महागठबंधन का भी प्लान है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी पैन इंडिया भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद मुसलमानों के दिल में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव में आप देख लेंगे जिस तरीके से मुसलमानों ने राहुल गांधी को वोट दिया है, वो आपके सामने है। दूसरा, अब अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, पूर्णिया में गए, उन्होंने भी कई सीटों पर प्रचार किया, सिवान गए, आज वो सारण में है, समस्तीपुर में है, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। इकरा हसन जो कैराना की सांसद हैं, मुसलमान हैं, उनकी रैलियां लगाई जा रही हैं सीमांचल वाले इलाके में। इमरान प्रतापगढ़ी जो माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो जितने माइनॉरिटी फेसेस हैं महागठबंधन के पास, उन्होंने लगाया हुआ है कि नहीं भाई देखिए, ये हम नहीं छोड़ सकते। तो जो नहीं आपने छोड़ बहुत सकते। इंपॉर्टेंट बात की कि मतलब ये 16 जो 17% जो मुस्लिम हैं, वो क्या ओवैसी को वोट दे देंगे, नाराज है, क्योंकि कैंपेन तो चल ही गया कि भाई 2% जाति वाले मल्ला को आपने उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया और आप 17% वाले मुसलमान को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत कुछ है जो चल रहा है। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में बत्रा साहब, एक वीक लिंक है, और इसे लोग बुरा मानेंगे, वीक लिंक है कांग्रेस। और हम जर्नलिस्ट हैं, मैं आई एम नॉट हेयर टू प्लीज एनीवन, आई एम आंसरेबल टू माय व्यूअर्स। मैं अपने जो दर्शक हैं उनके प्रति उत्तरदायी हूं और जवाबदेह हूं, क्योंकि जब चुनाव का नतीजा आएगा तो मैं चाहता हूं कि वो जो अल अर बल सर बक रहे हैं लोग, कुछ भी थंबनेल बना करके कि फलाने हो गए, ढिमकाने गिर गए, ढिमकाने हार रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो सब काम नहीं करते रेड माइक पे। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हैं। कांग्रेस की चुनौती खुद कांग्रेस है, क्योंकि इस बार जिस तरीके की टिकट बंटवारे में कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस से नाराज हो गए, अल्लाह वरू के खिलाफ इतनी नाराजगी कि उनको मारने तक दौड़े। अब जिसका टिकट कटा और जिसको टिकट मिला, तो जिसको टिकट का दूसरा उम्मीदवार है वो या तो बागी हो गया, या बैठ करके वो जिसे वो कहते हैं ना, गोभी खोदने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपकी और आरजेडी की अंडरस्टैंडिंग वो जबरदस्त शानदार नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। 11 सीटों पर आप आमने सामने, और फ्रेंडली फाइट, लोग कहते हैं फ्रेंडली फाइट कुछ होती नहीं है। फ्रेंडली फाइट हो रही होती तो सिंबल वापस हो गए होते। मतलब वो कन्हैया कुमार ने बोला कोई फ्रेंडली फाइट नहीं, जहां मुझे कांग्रेस का सिंबल है, मुझे कांग्रेस का सिंबल दिखना चाहिए, पंजा दिखना चाहिए। तो अगर ये सारी जो फायर फाइटिंग है बत्रा साहब, ये अगर हो जाती, फर्स्ट वीक में चुनाव अनाउंस हुआ था, उस फर्स्ट वीक में सारी फायर फाइटिंग हो जाती, तो आज महागठबंधन मजबूत स्थिति में होता। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज ये एनडीए जीत जाएगा, महागठबंधन जीत जाएगा, लेकिन देखिए एनडीए का क्या है, उनके पास अमित शाह है। वो 3 दिन आके बैठे अमित शाह, उन्होंने बागियों को बैठाया, कुछ रह गए उनको समझाया, धमकाया, जो किया फायर फाइटिंग की। बिहार में वो नहीं हो पाया। राहुल गांधी आए, राहुल गांधी शानदार बोल रहे हैं, उनके भाषणों में अमित शाह से लेके मोदी, 1 रुपए जमीन से लेकर के युवा, युवा से लेकर के पलायन, सारे मुद्दे हैं। लेकिन जो फायर फाइटिंग होनी चाहिए
वो नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी चुनाव जो है वो बूथ पे लड़ती है, संगठन से लड़ती है। करेक्ट। रैलियां ठीक है, वो प्रचार सही है, लेकिन आपको बूथ पर लड़ना है बीजेपी से, उसके लिए क्या कांग्रेस तैयार है, वो एक करेक्ट, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत तो बड़ा सवाल महिलाएं, है। जो 1,31,31,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, वो असर नजर आता है। युवाओं को नौकरी नहीं मिली, पलायन है, वो असर नजर आता है। हम लगातार बोल रहे हैं, युवा अक्रॉस जो है कास्ट लाइंस, वो कह रहा है कि इस बार सरकार बदलनी है। महिलाएं अभी बदलने के मूड में नहीं है। ये एक चुनौती है, जैसे आप बोल भी रहे थे, और इसे ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड तो वैसे कुछ नहीं है, दर्शक हमारे हैं, हमारे जब तेजस्वी के इंटरव्यू में हुई तो हमारे उनके लोगों से बात हो रही थी, वो भी यही बोल रहे थे कि हमारे लिए चुनौती कुछ नहीं है, चुनौती वो महिलाएं हैं कि जिनको 10,000 रुपए अकाउंट में मिल गए। और देखिए चुनाव आयोग भी किस तरीके से सूरदास बन के बैठा है कि चुनाव के दौरान 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए आए कल, और आप कुछ नहीं करते हैं। लेकिन सौरभ, इसमें मैं ये जोड़ूंगा कि मैं झारखंड में भी था पिछले साल, जी और झारखंड में भी सरकार ने ऐसे पैसे भेजे। मुझे लगता है इसमें इलेक्शन कमीशन का फेलियर है ऑन बोथ साइड। उसको ना यहाँ अलाउ करना चाहिए, ना वहां अलाउ करना चाहिए, ये मेरा। बिल्कुल नहीं, नहीं कहीं नहीं करना। अरे मानना बिल्कुल। क्या है, नियम ये हाँ, कहते हैं, हाँ। नियम क्या कहते हैं, मतलब नियम कहते हैं, हम और आप मानने से क्या होता है, ये और देश संविधान से चलता इसकी है। शुरुआत सौरभ हुई थी जब, मुझे याद है, कई चुनाव से पहले पीएम किसान का पैसा चुनाव से जस्ट पहले आया था, किसी राज्य जी में चुनाव हो रहा। जी ये शुरुआत वहां से हुई इस ट्रेंड की, और फिर राज्य सरकारों ने शुरू कर दिया। पिछले साल महाराष्ट्र में हमने देखा कैसे ये सब हुआ, झारखंड में हुआ, अब बिहार में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, पार्टियों का संकट तो आएगा जाएगा सौरभ, लेकिन एक बहुत बड़ा संकट जो है वो इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को है, बहुत सारे फ्रंट्स पे, बहुत सारे बिल्कुल। फ्रंट्स पे। और मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कहने को तैयार हूं, जो मैंने कई चैनल्स पे कहा है, ऐसे चुनाव करके चाहे कोई भी साइड जीते, हमें नहीं मैटर करता। मैटर करता है प्रोसेस सही होना चाहिए, आउटकम कुछ भी हो। कल को अगर इसी प्रोसेस से इंडिया अलायंस की भी सरकार बन जाती है, वो भी क्वेश्चन करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ कि झारखंड में पिछले साल गया था, वहां पे हेमंत सोरेन सरकार ने इलेक्शन से एक दिन दो दिन पहले पैसे की किस्त भेजी स्ट्रेटेजिकली। अरे ये तो यहाँ तो इलेक्शन चल रहे हैं, कल भेजी, कल, हाँ, कल मतलब हाँ। चुनाव चल रहा है, आचार संहिता नहीं, लगी हुई बिल्कुल, है। मैं वही कह रहा हूँ, ये झारखंड में भी हुआ। और मैं कहता हूँ, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे इंडिया अलायंस की सरकार हो, या एनडीए की सरकार हो, या किसी तीसरे मोर्चे की सरकार हो, ये कहीं भी अलाउ नहीं होना चाहिए। कहीं भी अलाउ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो बत्रा साहब कुछ और रहेगा अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहें? मैं बस आखिरी एक स्लाइड पे बात करूंगा सौरभ, क्योंकि जातिगत जी समीकरण के पूरे उसको क्लोज कर देते हैं लूप को। कि हाँ, पिछली बार का अगर हम रिजल्ट देखें तो बहुत सारे इंसाइट्स जो आपने भी बताए ना, वो सामने आते हैं सौरभ। तो फुल स्क्रीन पिछली कर बार लीजिए। सीएसडी का डेटा में बताता है कि, जो मैं अभी जिक्र भी कर रहा था, अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करें डेमोग्राफिक्स में, तो एनडीए ने लीड ली जनरल अपर कास्ट में। हालांकि कुछ वोट एमजीबी को भी गया, कुछ एलजेपी को भी गया, लेकिन लीड ली इन्होंने। यादवों में एक तरफा लीड महागठबंधन में थी। नॉन यादव ओबीसी ने में खासकर से कुर्मी में एक तरफा लीड आपने ली एनडीए ने। कोयरी में और अदर ओबीसी ईबीसी में भी एक तरफा लीड, मतलब 51% 58% जो लीड ली वो एनडीए ने ली। मुस्लिम में जो लीड थी वो एक तरफा महागठबंधन को। लेकिन जब आप दलित समाज पे आते हैं सौरभ, आप पाते हैं रविदास भी बटा हुआ है, पासवान भी बटा हुआ है। हालांकि क्योंकि अब एलजेपी आ गई है एनडीए के पास, तो इसकी वजह से उनको फायदा होगा इसका। मुसहर एनडीए के पास है गांधी जी की वजह से, और महादलित भी बटा हुआ है। तो मुझे लगता है दलित वोट इंपॉर्टेंट होगा। ईबीसी और महिलाओं की हमने बात की, लेकिन जो महादलित और रविदास दलित वोट है, जो अपने बीच तकरीबन एक 8-10% का चंक बनाता है सौरभ, अगर महागठबंधन उसमें भी सेंध लगा पाती है, या एनडीए उसमें भी सेंध लगा पाती है अपनी तरफ, तो ये निर्णायक भूमिका हो सकती है। मैं जाने से पहले दो आखिरी चीजें बता दूं सौरभ, क्योंकि आपने जिक्र किया कैसे अवसरवादी चुनाव राजनीति है बिहार में। तो पिछली बार के बनिस्बत सौरभ, अगर आप देखें, एलजेपी और आरएलएसपी एनडीए में आ गए, 7.5% वोट इनका था। लेकिन वहीं वीआईपी चली गई एमजीबी में। ठीक है, तो 7.5% गेन किया एनडीए ने, 1.5% खो दिया, 6% नेट उनका गेन हो गया। लेकिन अब आप देखिए, जो एमआईएम और बीएसपी ने डैमेज किया था पिछली बार, रविदास वोट और मुस्लिम वोट, वो 2 से 2.5% वोट पाने का चांस महागठबंधन के पास इस बार है।
प्लस हालांकि आप कह रहे हैं कांग्रेस कमजोर कड़ी है, मैं ये तो मानता हूं जरूर, कांग्रेस 20 के बनस्पत ज्यादा स्ट्रांग है आज की तारीख में। 20 में कांग्रेस इससे भी बुरे हाल में, और लेफ्ट नहीं, ने भी अच्छा। कांग्रेस को ये चुनाव जिताना था, समझिए, मैं एक बात कह रहा हूं ना। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपने वोट अधिकार यात्रा करी, राहुल गांधी हैज डन फैंटास्टिक ग्राउंड वर्क, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने अपने पूरे काडर को जिंदा कर दिया, एक जोश भर दिया, माहौल बनाया, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी थी संगठन की। आपने, आपका चुनाव आप यहां ले गए, और आपसे उम्मीद यहां ले जाने की थी, मतलब आप यहां तक आए तो आपको यहां ले जाना था ना चुनाव। तो ये आप यहां से फिर नीचे आए ना, ऊपर जाना चाहिए था ना। करेक्ट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन अगर ये चुनाव नहीं नहीं, बिल्कुल सही। महागठबंधन जीतता है अगर, तो चुनाव कांग्रेस की वजह से जीतेंगे। अगर हारेंगे तो उसमें भी कांग्रेस की भूमिका रहेगी। बेसिकली कांग्रेस का छौका है, तो कांग्रेस का छौका डीजे लगा। हाँ, बस बस बस, वही है, वही है। और आखिर में सौरभ की पिछली बार जो एक बस था, तेजस्वी यादव ने नौकरियों को लेकर बस क्रिएट किया था, वो इस बार कई सारे मुद्दे जेएसपी ने ले लिए, प्रशांत किशोर ने ले लिए। तो एक्स फैक्टर एक और होगा कई सीटों पर कि जेएसपी किसको डेंट करेगा, क्योंकि हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हैं, तो वहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती वो है। सी वो मुझे लगता है मुझे पता शो है कि लंबा। यशवंत देशमुख जी से आपकी बात हुई है इस पर। जरा आप आपका प्रत्यर्पण हो रहा है बिहार में, पता है। मैं आ रहा हूँ, जी जी। 4 तारीख को आप यहाँ पर प्रस्तुत होंगे, तो उस पर जो है विशेष चर्चा जो है, आराम से पटना या बात आसपास के करेंगे। इलाकों से बैठ के खड़े होके जरा चाय वाय खा पी के, लिट्टी बिट्टी बिल्कुल खा के होगी, वो जरूरी है चर्चा। बिल्कुल। चलिए, तो मुझे लगता है सौरभ इस शो की अवधि बढ़ रही है, तो अभी यही विराम लेते हैं। और हम्म ये कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव के, बट अगर ये हम जो चाहें तो इस। जी। अवधि अवधि और विराम, ये जो आपकी हिंदी की डिक्शनरी में ये शब्द निकल के, लफ्ज निकल कर आ रहे हैं, ये वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ। और तो ये ठीक है। जी, कर दीजिए आखिरी, इसको रैप कर हाँ, देते तो हैं क्या। बेसिकली अगर इश्यूज की हम बात करें सौरभ, तो बेरोजगारी तो मुद्दा है। जी और इसमें तेजस्वी यादव को एक एज है, बिकॉज जब वो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने नौकरियों की अनाउंसमेंट भी की थी और डिलीवरी भी की थी, मतलब इसमें जी, साफ है, बिल्कुल। कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ साथ वेलफेयर स्कीम्स अगर हम देखें तो एनडीए आगे दिखता है, क्योंकि वो दे चुका है इन स्कीम्स को, और खासकर महिला सेंट्रिक स्कीम। अब आप देखिए हम्म तेजस्वी ने भी एमजीबी के जो तेजस्वी पत्र जो है, उसमें आप हम्म देखिए कि कई सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, महिलाओं के लिए तो हैं ही, लेकिन उन्होंने जाति स्पेसिफिक कैश ट्रांसफर की बात की है जी कि हम ऐसे कुछ जातियों को टारगेट करेंगे जो अपने इक्विपमेंट खरीद पाएंगे उस पैसे से, और वो अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। मुझे तेलंगाना की याद आती है, केसीआर साहब ऐसा किया करते थे कि नाई कम्युनिटी के लिए अलग, हजाम कम्युनिटी के लिए अलग। ये मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बाकी सबसे बड़ा जो मुझे एक मुद्दा लगा एक महीना पहले सौरभ, कि क्या आरजेडी अपना यादव राज का जो इमेज है नेगेटिव, उसको हम्म अपने से दूर कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत एक नेगेटिव फैक्टर है खासकर ईबीसी और महिलाओं के बीच। और आखिर हम्म में क्या लेफ्ट और कांग्रेस दलित वोटों हम्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है ये चुनाव टिकेगा। बहुत दिलचस्प चुनाव है, और चुनाव अभी खुला हुआ है। आज अभी फाइनल फेज की जो है वोटिंग है, वो एक दिन बाद, प्रचार खत्म होगा एक दिन बाद, और जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। अमित शाह, मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रशांत किशोर, मतलब मत पूछिए, सितारे जमीन पर, सारे ग्रह जमीन पर। बिहार में समय जो है सिर्फ गाड़ियां, चौपर और नारे चल रहे हैं। अब किसका कौन आगे निकल जाएगा ये समय बताएगा। लेकिन आइए बत्रा साहब, तो हमारे रेड माइक पर हम, जैसे हमने कहा कि हम ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज, एनालिसिस सब आपको लेकर के आ रहे हैं, अनबायस तरीके से। कोई सरकार बिल्कुल। गिराने बनाने के अलावा फारसी का थंबनेल नहीं है। इसीलिए जो है वो काम जो है हम लोग कर रहे हैं। बाकी हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमें जाके रेड माइक पे, यूट्यूब पे ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो द रेड माइक पाठशाला के तमाम दर्शकों, ये वीडियो जरूर शेयर करके रखिए, और ताकि आपको भी हार समझने में आसानी रहे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।